नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना देखेंगे और रासायनिक समीकरणों के बारे में डिटेल से थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। देखिए साथियों, वैसे तो ये टॉपिक करवाया जा चुका है, लेकिन फिर भी साथियों एक बार और इस टॉपिक को अपन देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है यह भी बताऊंगा और बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सरल तरीके से अपन देखेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखिए, किसी अभिक्रिया को अणुओं व प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO से जल की क्रिया करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH की होल ट्वाइस बनता है। इस क्रिया को इस प्रकार से अपन दिखाते हैं CaO + H2O, और इस प्रकार से बीच में निशान और Ca और की OH की होल ट्वाइस 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बाईं साइड में अभिक्रिया में जो भी बाईं साइड में जो चीजें आएंगी वो हमेशा क्रिया कारक कहलाएंगी, और जो दाईं साइड में जो चीजें आएंगी साथियों वो हमेशा क्या कहलाएंगी, क्रियाफल कहलाएंगी, या उत्पाद भी इनको अपन बोल देते हैं। तो ये सामान्य बातें जो अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो पहले साथियों देखिए, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ क्रियाकारक तथा दाईं तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि बाईं तरफ तो हमेशा, जैसे KClO3 है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रियाकारक हो जाएगा, और KCl + O2 ये आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो बाईं तरफ तो हमेशा क्रियाकारक और दाईं तरफ हमेशा कौन लिखे जाएंगे, उत्पाद या क्रियाफल लिखे जाते हैं। बीच में किसका निशान आता है, तीर का निशान आता है। दूसरा, अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक अथवा क्रियाफल होने पर उनके मध्य प्लस का निशान। जैसे यहाँ पे क्रियाकारक तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रियाफल कितने हैं, 2 हैं। एक तो KCl और एक क्या है, O2 है। बीच में किसका निशान आया है, प्लस का निशान आया, ठीक है। आगे बात करें अपन, अभिकारक व क्रियाफल में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर बराबर की जाती है। इस क्रिया को समीकरण को संतुलन करना कहते हैं। और आज अपन साथियों यही सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से और बिल्कुल आसानी से, ठीक है। चलिए बढ़ लेते हैं अपने मुख्य कार्य की तरफ। समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, उसमें सबसे पहले बिल्कुल आसान सा समीकरण ले रहा हूं, H2 + O2 बराबर बना H2O। तो देखिए प्यारे साथियों कैसे बनेगा। आपको कुछ नहीं करना। आपको देखिए हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन अकेला, तो इस एक प्रकार से बड़े कोष्टक में हाइड्रोजन को अकेला है तो अकेले को लिखा, और कितने अणु इसके, 2 हैं तो 2 लिख दिया इस प्रकार। ऑक्सीजन अलग है तो इसको अलग इस प्रकार कोष्टक में लिख देंगे, और कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं तो 2 लिख दिए साथियों। इसके बाद में यहाँ कुछ अभिक्रिया हुई और यहाँ पे देखिए H2O बना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक ही जगह, तो एक ही कॉलम में लिखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना है साथियों, 1 है, केवल 1 ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखिए आप, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका ऑक्सीजन 2 है और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो निश्चित ही इसको अपन 2 से गुणा करेंगे। भाई ऑक्सीजन 2 बनानी है तो 1 को अपन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब साथियों ये 2 से गुणा पूरा कोष्टक होगा, क्योंकि H2O एक साथ है, इसलिए एक साथ गुणा होगा। तो यहाँ पे बनेंगे कितने, हाइड्रोजन तो अपने 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये भी कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और ये कितना, ऑक्सीजन कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखिए साथियों, ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 रह गया, इधर 4 हो गया पहले से, है ना। अब यहाँ से 4 बन गया, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। और प्यारे साथियों अगर इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या ऑक्सीजन को करने की जरूरत है 2 से, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी 4, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, तो समीकरण संतुलित हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ 2 लगाया है तो देखिए ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे H2O के आगे भी 2 लगा देंगे, और इस प्रकार से ये अपना समीकरण जो वो संतुलित हो गया। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपकी कक्षा 9 की पुस्तक में दिया गया है। कक्षा 9 में 4 एग्जाम्पल दिए गए, चारों को अपन करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको देखिए यहाँ पर एक ही जगह आपको क्या दे रखा है, देखिए एक ही जगह दे रखा है, K भी दे रखा है, K कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। Cl आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ऑक्सीजन कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। चलिए मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह दे रखे, एक जगह लिख लिया। इसके बाद मैंने क्या किया,
इसके बाद साथियों मैंने यहाँ आगे तीर का निशान आ गया आपका रासायनिक समीकरण वाला, और देखिए KCl एक जगह, तो K और Cl दोनों के एक एक है, एक एक मैंने लिख लिए, एक जगह लिख लिए। उसके बाद में ऑक्सीजन अलग है, उसको अलग लिख लिया, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, ये अलग लिख दिया क्योंकि प्लस का निशान आगे लिख रहा है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका K का मान 1 है, इधर भी 1 है, Cl एक 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 एक, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से कर दूंगा, तो टोटल 6 हो जाएगी। और यहाँ पे साथियों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से करेंगे। अब जब 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपका K का मान भी कितना हो जाएगा, 2 अणु हो जाएंगे K के, और Cl के, क्लोरीन के भी आपके कितने अणु हो जाएंगे, 2 अणु हो जाएंगे। पोटेशियम के भी 2, क्लोरीन के भी 2, और ऑक्सीजन के आपके कितने हो जाएंगे, 6। तो ऑक्सीजन तो इधर बराबर हो गया, लेकिन साथियों यहाँ पे देखिए आपका पोटेशियम और कैल्शियम जो है, सॉरी क्लोरीन जो है, पोटेशियम और क्लोरीन जो है वो दोनों आपकी क्या है साथियों, पोटेशियम और क्लोरीन जो है वो दोनों के दोनों एक एक हैं, तो इसको 2 2 करना पड़ेगा, इसलिए इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कर देंगे। इसको किससे किया अपन ने, 2 से किया है पूरे KCl को, तो 2 से इसको भी कर देंगे। और O2 को किससे किया है आपका 3 से, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। अब देखिए साथियों 2KClO3, और ये अपना संतुलित होने के बाद इक्वेशन क्या बनेगा, 2KClO3 से बनेगा 2KCl + 3O2, ये आपका संतुलित समीकरण है। जबकि ये वाला जो इक्वेशन था आपने जो पहले लिखा, ये इक्वेशन आपका संतुलित इक्वेशन नहीं था, इसका संतुलित रूप ये रहेगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से करते हैं एक और। देखिए BaCl2, अपने को कुछ नहीं करना, BaCl2 एक साथ है, एक साथ लिख दिया। Ba एक है, Cl आपके 2 अणु हैं, 2 के 2 लिख दिए। ठीक है, कोष्टक में बंद कर दिया। इसके बाद आपके पास और क्या है, Ag है, वो भी आपका एक अणु है। NO3 जो है यहाँ पे साथियों, NO3 को एक साथ अपन देखेंगे। ठीक है, NO3 यहाँ पे कितना है आपका, 1 है। चलिए NO3 भी 1 है, चलिए इसको लिख लिया। आगे अपन बात करें, अगर इक्वेशन को अगर अपन करें तो देखिए साथियों Ag ये आ जाएगा। उसके बाद में आपका Cl भी साथ में है, Cl भी साथ में लिख दिया, एक एक है, एक एक लिख दिया। इसके बाद में आपका Ba और NO3 आपका कितने हैं, यहाँ पे NO3 कितना है, 2 है, ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल एक एक मान है सबका। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो देखिए Cl यानी Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको अपन 2 करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो Ag का मान 2 बना, और आपका क्लोरीन का मान भी कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, और इधर निश्चित रूप से देखिए Ba का मान 1 है, Ba का मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें अपन, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका Ag का मान 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और ये 2 बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका, NO3 भी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। यहाँ पर NO3 2 है, Ba 1 है, Ba 1 है, ठीक है। Ag यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी Ag कितने हो गए, 2 हो गए। Cl यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 हो गया। तो बिल्कुल इक्वेशन जो है वो संतुलित हो गए, और संतुलित होने के बाद क्या बनेगा भाई, BaCl को अपन ने किसी से मल्टीप्लाई किया, क्या नहीं किया, तो BaCl2 ये तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, प्लस आपका AgNO3 को अपन ने मल्टीप्लाई किया, किससे किया, 2 से, तो 2AgNO3 हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, AgCl को भी 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, AgCl 2AgCl, और आगे बात करें प्लस लगा करके अपन ने क्या BaNO3 को मल्टीप्लाई किया, नहीं किया, तो BaNO3 की होल ट्वाइस, NO3 की होल ट्वाइस ये आ जाएगा। तो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे आपका क्या बना, देखिए इक्वेशन Ba 1 है, आपका 1 यहाँ पे है, Cl 2 है तो 2Cl यहाँ हो गया, 2Ag हैं तो 2Ag यहाँ हो गया, NO3 यहाँ पे एक प्रकार से NO3 कितने हैं, 2 हैं, तो NO3 यहाँ पर भी कितने हैं, ऑलरेडी 2 हैं साथियों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला आपका प्रश्न Mg, अगर आप यहाँ पे N और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग लेकर के भी करना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको N2 जो है वो N2 मानना पड़ेगा, NO3 को आप में N जो है वो इसको 2 मानना पड़ेगा, N के कितने मानने पड़ेंगे, 2, और ऑक्सीजन के भी कितने मानने पड़ेंगे, 3 मानने पड़ेंगे। इस प्रकार से इसको लेकर के चलना पड़ेगा, लेकिन अगर अपन एक साथ कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से आराम से ये फिर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए
आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका है कि Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2, इसको संतुलित करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे Mg अलग से लिखा है तो इसको अलग से लिख देंगे Mg इस प्रकार से कोष्टक में, और एक ही है तो एक अणु इसका लिख दिया। उसके बाद में H है और Cl है, HCl एक एक लिख दिया। इसके बाद में आपका Mg है और Cl दोनों एक साथ हैं, Cl के 2 हैं, Mg का 1 है, और इसके साथ में आपका हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे Cl भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो इक्वेशन ये तो सेटिस्फाई हो गए दोनों। Mg 1 है ही पहले से, तो कुछ नहीं करना पड़ा, केवल अपने को HCl के आगे 2 लगाना है। तो आपका संतुलित इक्वेशन क्या हो जाएगा, Mg प्लस 2HCl, और बन क्या जाएगा MgCl2 प्लस H2, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका संतुलित इक्वेशन हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। NaOH प्लस Cl2, और आगे दे रखा इस प्रकार से NaCl NaOCl प्लस H2O। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन को संतुलित करना है। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या NaOH, वैसे OH को एक साथ ले सकते हो लेकिन अलग अलग ले लेते हैं। चलिए O और H, ठीक है, एक एक है इनका, Na का भी एक है, चलिए एक साथ है इसलिए एक साथ लिख दिया। अभी Cl अपने पास अलग से, Cl को अलग से लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके पास NaCl, तो मैंने लिखा Na और ये लिख दिया मैंने Cl, एक एक लिख दिए दोनों के। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास क्या है, Na भी है, Na कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, Cl कितना है, 1 है, ये भी मैंने लिख दिया। फिर H2O है, यानी H कितने मेरे पास, 2 हैं H, ठीक है, 2 H हो गए, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। अब प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे आपका अपन ध्यान से देखें तो Na का मान कितना है, Na का मान एक तो ये रहा और एक ये रहा, टोटल 2 है, इधर टोटल 1 ही है केवल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Na बन गए 2, ऑक्सीजन बन गया 2, और हाइड्रोजन भी बन गए 2। अब देखिए साथियों 2 लिखेंगे, हाँ 2 बन गए। अब प्यारे साथियों यहाँ पे मिलाएंगे, Na 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, 2 हो गए टोटल। इसके बाद में हाइड्रोजन आपका 1 है, सॉरी हाइड्रोजन आपके 2 हो गए इधर, और इधर देखें तो हाइड्रोजन 2 हैं। इधर Cl आपका 2 है और इधर आपका Cl एक तो ये रहा और एक ये रहा, टोटल इधर भी 2 हो गए। तो कुछ नहीं करना पड़ा, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, किसको, NaOH को, तो केवल और केवल यही आ जाएगा। तो अपन क्या लिख देंगे, 2NaOH प्लस Cl2, और इक्वेशन बन जाएगा NaCl प्लस NaOCl प्लस H2। ये आपका संतुलित इक्वेशन साथियों हो जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत अब मेरे हिसाब से आपको किसी भी इक्वेशन को संतुलित करने में कम से कम नहीं आने वाली। अब देखिए प्यारे साथियों, ये तो बात रही इक्वेशन को संतुलित करने की। अगर आपको मैटर अच्छा लगा है, समझ में आई ये चीज़ें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि हालांकि मैं सारा मैटर केमिस्ट्री का पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स बायो सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ा चुका हूँ, उसकी टीचिंग मेथड्स को पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। और जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, साइंस की हो, फिजिक्स की हो, आपकी केमिस्ट्री साइंस की, आपकी साइकोलॉजी की, हिंदी की, संस्कृत की, गणित की, सभी विषयों की प्लेलिस्ट के लिंक्स भी नीचे हैं। नोट्स भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन बाय कर सकते हो, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो साथियों। इसके अलावा कम्युनिटी टैब में मैं डेली क्वेश्चंस डालता हूं, उनको भी आप ज़रूर से ज़रूर हल करें, काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत शानदार वो प्रश्न है, आपकी किताबों से हैं। अब देखिए साथियों, ये तो आपका समीकरण संतुलित करने की बात अपन ने की, लेकिन थोड़ी सी बातें और अपने को पता होनी चाहिए रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण की विशेषताओं को अपन देखें थोड़ा सा, तो देखिए किसी अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, एक तो अभिक्रिया के क्रियाकारकों व क्रियाफलों के बारे में पता चलता है कि क्या क्या क्रियाकारक इसमें हैं और क्या क्या क्रियाफल है ना, उत्पाद क्या बना और क्रियाकारक क्या था। इधर दूसरा, रासायनिक समीकरण संतुलित होने पर क्रिया के अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल, जब अपन किसी भी अभिक्रिया को संतुलित किए बिना अपन नहीं बता सकते कि उसमें वास्तव में कितने जो वो उसके अणु या परमाणु हैं, लेकिन जब उसको अपन एक बार संतुलित कर देते हैं उसके बाद अपन सही तरीके से बता पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, आपका समीकरण पदार्थ की समतुल्य मात्राएं दर्शाता है। ठीक है, पदार्थ की समतुल्य मतलब समान मात्राओं को, भाई क्रियाकारक और क्रियाफल में बराबर मात्रा में वो रहेंगे। चौथा, आपका यदि क्रियाकारक वो उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उनके आयतन का पता अपने को चलता है। ठीक है साथियों, तो ये आपकी रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हैं।
तो पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा सकता है। तो विशेषता है ये भी पूछा जा सकता है, विशेषता नहीं है ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में होनी चाहिए साथियों। आगे बात करें इसकी कमियों की, रासायनिक समीकरण की कमियां भी हैं साथियों। कमियां क्या क्या हैं देखिए। एक, अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में समीकरण में कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि पदार्थ वो सॉलिड स्टेट में है आपका। देखिए साथियों, जो गैस लिखा आता है साइड में इस प्रकार से जी कोष्टक में लिखा होता है ना, इस जैसे O2 आपका, इसके नीचे जी लिखा गया, तो अगर जी लिखा हुआ आया है इसका मतलब पता चलेगा। लेकिन अगर ये जी लिखा नहीं हो, देखिए इक्वेशंस में ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। एक्चुअल में जो इक्वेशंस होते हैं उसमें जी इस प्रकार से गैस में नहीं दिखाया जाता है, तो ये इसकी कमी होती है। लेकिन इन कमियों को दूर करने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, इक्वेशन की ये जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए यहाँ पे जी लगा दिया जाता है। इससे पता चलेगा कि ऑक्सीजन जो क्या है वो गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से लगाया जाता है साथियों, जी खुद इक्वेशन में नहीं होता है, ठीक है साथियों। तो अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में पता नहीं चलता इक्वेशन से। दूसरा, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सांद्रता और भौतिक अवस्था के बारे में पता नहीं चलता है। इसके बाद में अभिक्रिया के उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय होने के बारे में भी जानकारी अपने को इसमें नहीं मिलती है। सॉरी, कि आपकी अभिक्रिया जो आपकी हुई है वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब जो एक प्रकार से क्रियाफल से क्या बने, क्रियाफल से क्या बनते हैं, क्रियाकारक बनते हैं अपने। अब वापस से क्रियाफल से क्रियाकारक अगर बन रहा है तो उसको आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और नहीं बनेगा तो अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय को दर्शाने के लिए एक प्रकार से इस प्रकार के चिन्हों का अपन उपयोग जो वो करते हैं, इस प्रकार के चिन्ह का भी उपयोग करते हैं या फिर इस प्रकार के चिन्ह का भी उपयोग जो वो किया जाता है। तो इन चिन्हों का उपयोग करके भी अपन पता लगा लेते हैं, लेकिन इक्वेशन में अपने आप में नहीं होते, इन चिन्हों का उपयोग अपनी सुविधा के लिए अपन लोग करते हैं ना। तो ये भी एक कमी है रासायनिक समीकरणों की, कि अपने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का पता इनको देख करके नहीं चलता। दूसरा, अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपीय अथवा ऊष्माशोषी होने का पता भी इसमें नहीं चलता है, कि अभिक्रिया ऊष्मा लेकर के हो रही है या ऊष्मा दे रही है, ये अपने को इसमें पता नहीं चलता, ठीक है। और आगे है, अभिक्रिया किस ताप और दाब पर हो रही है, इस बात की जानकारी भी नहीं मिलती। और अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी भी अपने को नहीं मिलती, कि क्या अभिक्रिया पूर्ण हो गई या नहीं हो गई है, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो वो तो चलती रहेगी साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नहीं, आपके 6 ये बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अभिक्रिया की एक प्रकार से रासायनिक समीकरण की ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी साथियों इसमें मैं आपको बताऊंगा, वहां से भी प्रश्न जो वो बन सकता है। तो देखिए, इन कमियों को इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। पहली, भौतिक अवस्था प्रकट करने के लिए कोष्टक में ठोस के लिए सॉलिड S, द्रव्य के लिए L यानी लिक्विड, और गैस के लिए गैस यानी G लिखते हैं अपन। जैसे CaCO ये आपकी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, उसके बाद CaO सॉलिड स्टेट, CO2 आपका गैसीय स्टेज में आ जाएगा। उत्क्रमणीय के लिए इस प्रकार से निशान का अपन जो वो प्रयोग कर सकते हैं अभिक्रिया में। ये जो निशान है इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का निशान लगा सकते हैं अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो, ठीक है, उससे पता अपना को चल जाएगा। दूसरा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए अपन माइनस चिन्ह लगाकर और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए धन चिन्ह लगाकर जो वो ऊष्मा की मात्रा लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी अभिक्रिया से ऊष्मा अपने को मिली तो अपन प्लस 694 जो भी आपकी जितनी भी ऊष्मा मिली या ऊर्जा मिली उसको लिख दिया, ठीक है, किलोजूल में यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्लस लगा के लिखेंगे। अगर वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा ले रही है तो माइनस लगा करके लिख सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें प्लस लगा करके लिखा, इसका मतलब ऊष्मा शोषी आपकी नहीं है, ऊष्मा क्षेपी है, यानी प्लस लगा के लिखा तो ऊष्मा आपकी क्षेपी अभिक्रिया होगी, और माइनस लगा करके लिखा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, यानी ऊष्मा लेकर के वो अभिक्रिया जो वो हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है यहाँ पे देखिए 2 आपको दिखाए गए हैं प्लस और माइनस लगा करके, तो ये वाली इक्वेशन जो होगी साथियों वो कौन सी हो जाएगी, आपका ऊष्मा क्षेपी हो जाएगी, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, और ये आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऐसे कि ये इक्वेशन लिख दिया और पूछ लेगा आपको, माइनस लगा करके लिख देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऊष्मा शोषी हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट है कि ताप व दाब प्रकट करने के लिए तीर के निशान के ऊपर उनकी मात्रा लिखी जाती है। जैसे N2+3H2 ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसको इस प्रकार से दिखाया गया है, अपन आराम से बता सकते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना। तो
आराम से इसको देख करके बता सकते हैं। और 223 केल्विन ताप पर होती है और दाब जो वो 200 ATM है। यानी कि तीर के निशान के ऊपर नीचे अपन इनको लिखते हैं। किसको लिखते हैं? दाब और ताप को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला, उत्प्रेरक एवं अन्य जानकारी तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं उनको भी अपन तीर के निशान, जैसे प्लेटिनम में एक उत्प्रेरक, उसको भी तीर के ऊपर दर्शाएंगे अपन, या कोई अन्य जो आपका है जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, इसको भी अपन दर्शाते हैं, तो इनको भी अपन तीर के निशान के ऊपर ही दर्शाएंगे। तो ये जानकारियां भी साथियों आपको होनी चाहिए। ये है आपका रासायनिक समीकरण। साथियों, केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में दी नहीं गई हैं, इसलिए न मैं उसको पढ़ाऊंगा और न अभी तक मैंने उसको पढ़ाया है। रासायनिक समीकरण आपके सिलेबस में थे, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है साथियों। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और अगर आपको ज़रा सा भी फायदा इस वीडियो से हो तो निश्चित ही आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी टेस्ट सीरीज आप जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से चल रही है अपनी टेस्ट सीरीज। साइंस के जो पेपर हैं वो इतने शानदार पेपर हैं साथियों कि बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से वो पेपर आपको करवाए जा रहे हैं। तो निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप वो पेपर्स ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो फ़ायदा उठाइए साथियों। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। और आप अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ाना है इस सब्जेक्ट में, तो वो टॉपिक डाल सकते हैं। अगर संस्कृत की बात करूँ तो उसमें समास का टॉपिक देखिए मुझे नहीं आता, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। बाकी कोई भी टॉपिक आपका होगा तो वो आप बता सकते हैं। चलिए साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।